नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एसएमएस इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला में मैं आपके लिए इतिहास से संबंधित प्रश्न लाया हूं और प्रश्न देखिएगा आप और आंसर दीजिएगा। मैं आपको उनके बारे में बैकग्राउंड में समझाऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा। चलिए, तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा पहला प्रश्न जो है आधुनिक भारत से संबंधित है। आधुनिक भारत में भी ये प्रश्न जो है ये कह रहा है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगाली। देखिए, आप देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहली चीज, व्हाट इज कंपनी? कंपनी का आज के हिसाब से अगर अर्थ देखें तो आज जो वर्तमान में कोई कंपनी है उसका काम है प्रोडक्शन यानी उत्पादन, और दूसरा काम है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। लेकिन 15वीं शताब्दी में जो हमारे यहाँ कंपनियां आ रही हैं जो कि क्रम में इस प्रकार थी, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी, ये व्यापारी कंपनियां थी। क्यों आई इस पर भी मैं थोड़ा सा अभी चर्चा करता हूं। तो ये व्यापारी कंपनियां थी और व्यापारी कंपनियों में भारत आने वाली सबसे पहली कंपनी थी पुर्तगीज। अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं कर रही है। देखिएगा, हम बात करें कंपनी की, कंपनी तो यूरोपीय कंपनी भारत में किसी प्रकार का कोई उत्पादन का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी जो है यहां पर संग्रहण का कार्य कर रही है। संग्रहण मतलब ये मान लीजिए कि भारत में जो कंपनियां आई उसमें पहली कंपनी थी, उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। अब पुर्तगीज आए, पुर्तगीजों ने हमारे साथ मसालों का व्यापार किया। एक्चुअल में एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के लिए सरासेनिक व बेंजेटाइन के मध्य युद्ध लड़ा जाता है जिसे क्रूसेड कहा जाता है, और इसमें एक रूप अगर देखें तो सरासैनिकों की विजय हो जाती, बेंजेटाइन वहां से निकल जाते हैं। ये 15वीं सेंचुरी की बात है और इटली जो है पुनर्जागरण का केंद्र बनता है। और अगर आप देखें तो इसी क्रम में नवीन भौगोलिक खोजों की शुरुआत होती है। ये कुछ इस तरह से, यहां पर कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भारत का ट्रेड यूरोप के साथ रुक जाता है। तब नवीन भौगोलिक खोजें होती है और एक व्यक्ति जिसका नाम है बार्थोलोमा डियाज, बार्थोलोमा डियाज, और बार्थोलोमा डियाज के द्वारा उत्तमाशा अंतरिप की खोज होती है जिसे कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। और आगे चलकर 1498 में वास्को डिगामा कालीकट के कड़कड़ापू नामक स्थान पर पहुंचता है और मसालों का व्यापार करता है, और भारत से जो गुड्स यानी सामान जो लेकर जाता है उसे यूरोप में 60 गुना ज्यादा दाम पर बेचता है। तो पुर्तगीज जो आए, कंपनी कंपनी का काम था यहाँ संग्रहण। तो ये हमारे भारत में कंपनियां कोस्टल एरिया में ही संग्रहण का कार्य करती थी, तटवर्ती इलाकों। तो पुर्तगीज कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी कोचीन। अब सवाल बनता है कि सर फैक्ट्री क्या है? तो इतना सा समझिए, फैक्ट्री जो शब्द है ये बना है, फैक्ट्री जो शब्द है ये बना है फैक्टर शब्द से। फैक्टर शब्द से, फैक्टर से तात्पर्य है वह स्थान जहां कंपनी के कर्मचारियों का निवास स्थान। कुल मिला के ये एक प्रकार से गोडाउन, और गोडाउन के चारों ओर किलेबंदी कर दी जाती है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात करें, पुर्तगीज फैक्ट्री जो है
ये कोचीन में स्थापित की जाती है 1503 में, और दूसरी पुर्तगीज फैक्ट्री जो है वो स्थापित की जाती है कन्नूर में 1505। तो पुर्तगीज फैक्ट्री पर हमने चर्चा की। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो भी आधुनिक भारत से संबंधित है। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिशर्स, या ये कहें कि ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो पहले हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना हो रही है 1599 में। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसे चार्टर दिया जाता है, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक प्रमुख है, वो कहलाता है गवर्नर। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में 3 स्थानों पर प्रेसिडेंसियों की स्थापना कर दी जाती है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर होता है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये गवर्नर गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। तो सवाल बनता है कि भारत का हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? देन यू कैन से क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और यही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध लड़ता है, और सिराजुद्दौला को धोखे से मरवा दिया जाता है, और सिराजुद्दौला के बाद उसके सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता है, और ये बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में पंचशाला जो भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी उसे लागू किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद अगर हम बात करें तो भारत का गवर्नर जनरल, देखिए पहले बंगाल में गवर्नर, फिर बंगाल में गवर्नर जनरल, अब है भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 के चार्टर के माध्यम से कहा जाता है कि अब बंगाल का गवर्नर जो है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा, और इसका नाम था विलियम बेंटिक। ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो पहले हमने बात की गवर्नर की, फिर हमने बात की गवर्नर जनरल की जो कि बंगाल का, फिर हमने बात की भारत का गवर्नर जनरल। अगली चीज, 1857 के विद्रोह के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग, और 1857 के बाद भारत पर शासन शुरू होता है ब्रिटिश ताज का, या कहें ब्रिटिश संसद का, और उस समय भारत का प्रमुख जो है वो कहलाता है वायसराय, याद रखिएगा। और भारत का पहला वायसराय अगर आप बात करेंगे तो कैनिंग। आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं सी राजगोपालाचारी। तो सवाल है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, आंसर लगा दीजिएगा रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? देखिए साहब, ये बात हो रही है बंगाल की। बंगाल में नवाब, पहले क्या होता था, एक व्यक्ति होता था जिसे दीवान का पद दिया जाता था। दीवान साहब
एक प्रकार से रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में देखते थे। फिर आगे चलकर एक व्यक्ति बना पोस्ट पे, उसे कहा गया सूबेदार। सूबेदार दो प्रकार के कार्य करता था। एक, सूबेदार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था और सूबेदार के द्वारा रेवेन्यू कलेक्शन भी किया जाता था। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के समय एक प्रकार से मुर्शिदाबाद नामक व्यक्ति जो है बंगाल का देखभाल करने वाला, आप कह सकते हैं दीवान के पद पर रहने वाला व्यक्ति था। आगे चलकर बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और रोशन अख्तर शासक बनता है। तो रोशन अख्तर के काल तक आते आते मुर्शीद कुली खां स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर देता है और मुर्शीद कुली खां के द्वारा एक स्थान बसाया जाता है जिसे कहते हैं मुर्शिदाबाद। याद रखिएगा, इससे पहले, मुर्शिदाबाद से पहले बंगाल की राजधानी थी ढाका। मुर्शिदाबाद राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है मुर्शीद कुली खां को। इसके बाद शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन, सरफराज खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया जाता है। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर बैठता है उसका सेनापति मीर जाफर, और मीर जाफर का एक दामाद जिसका नाम है मीर कासिम, जो कि बंगाल का दूसरा योग्य नवाब था। मीर कासिम के काल में ही, याद रखिएगा, मीर कासिम के काल में ही राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की जाती है मुंगेर। और ये मीर कासिम बंगाल का दूसरा योग्य नवाब था। पहला योग्य नवाब था अली वर्दी खान। इसने मुंगेर में बंदूक बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। इसने अपने सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने का भी कार्य किया था और इसे हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और ये पहुंचता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, और वहीं पर मुलाकात होती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से, और एक युद्ध की तैयारी होती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, अर्थात बक्सर का युद्ध। तो यहां पर आंसर याद रखिएगा, मीर कासिम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्लासी का युद्ध लड़ा 1757, और आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां कठपुतली नवाब बैठाने शुरू कर दिए, और इन्हीं कठपुतली नवाब में एक, जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब होता है, और मीर जाफर के बाद अंग्रेज बंगाल का नवाब बनाते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम 1760 से 1763 तक नवाब के पद पर रहता है, और इसने आते ही सबसे पहले काम किया राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित, जो कि अभी हमने चर्चा की। इसके अलावा इसने दस्तक, या ये कहें सभी प्रकार के आंतरिक टैक्स यानी आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। अंग्रेज इस बात से बौखला गए और अंग्रेजों ने इसे हटा दिया नवाब के पद से और वापस नवाब बनाया मीर जाफर। मीर कासिम यहां से निकला और निकलने के बाद पहुंचता है अवध। अवध का एक नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दौला, और इसी समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर एक त्रिपक्षीय गुट तैयार किया, और इन तीनों को एक युद्ध में पराजित किया गया जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में ये तीनों पराजित हो जाते हैं, और यही वजह है कि बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज सत्ता के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, और दो संधि होती है। इलाहाबाद की पहली संधि
12 अगस्त 1765 और एक संधि होती है इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो कौन सा युद्ध निर्णायक था? तो आपको बताना है बक्सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? देखिए, मैंने बताया अभी कि एक युद्ध लड़ा गया जो कि एक निर्णायक युद्ध था, उसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि, और इस इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है, और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे देते। दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक प्रकार से अधिकार। तो सवाल अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि किसने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी, बंगाल शब्द का मतलब आएगा बिहार भी और उड़ीसा भी, किसने दीवानी प्रदान की? तो आपको बताना है शाह आलम द्वितीय। बंगाल का नवाब तो अपदस्थ हो गया था, इंग्लैंड का शासक इंग्लैंड में है, अफगान के राजा का यहाँ कोई अर्थ बनता नहीं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए। यहां कुछ कॉन्स्पिरेंसी, कुछ केस की बात कर रहे हैं, षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। एक हावड़ा षड्यंत्र केस, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जतिंद्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर हावड़ा में केस चलाया गया, उसे कहा जाता है हावड़ा षड्यंत्र केस। लाहौर 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दे दी गई थी। और दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करें तो रास बिहारी बोस के द्वारा वायसराय हॉर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई गई थी, जिसमें हॉर्डिंग सेकंड बच गया, और इसी घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। और इस दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, AABB, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। 3 हो गए, चौथा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष से संबंधित है। आंसर बताइए फटाफट से। कूट सी। पहले मैं कुछ फोटोज दिखा दूं आप लोगों को। सभी को मेरा नमस्कार। अभय प्रताप, जैन हैदर, आंसर बताइए। कुछ फोटोज हैं, देखो, ये हॉर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई गई, जिसमें हॉर्डिंग सेकंड बाल बाल बच गया, ये रहा। ये वो चांदनी चौक है दिल्ली का जहां पर बम फेंका। और इधर एक व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि जतिंद्र नाथ मुखर्जी हैं। तो फोटोज भी आपने देख ली। तो हावड़ा 3, लाहौर षड्यंत्र केस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 4, दिल्ली षड्यंत्र केस AABB और अरविंद घोष लास्ट में। तो आंसर क्या होगा? अभय, निशा, सी, हैदर अली जी ने पहले जवाब दिया था B, और ये AS ने जवाब दिया था A। तो थोड़ा सा जवाब को ठीक करें, आंसर है C। ठीक है, अगला प्रश्न। कल से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ फोटोज वगैरह भी दिखाएं, जिससे कि यादें ताजा रहेगी। अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज नामक विभाग किसने बनाया? पहले थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करूं, कहानियां भी सुनाऊंगा कभी कभी। दिल्ली सल्तनत जो है ये लगभग 300 सालों तक चलता है। हाँ, अच्छा, प्रीवियस ईयर का था। आराम से प्रश्न देखिए और आराम से आंसर दीजिए, ठीक है। जब आप प्रश्न अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्रश्न बहुत इजी ला रहा हूं,
क्यों? क्योंकि आप आसानी से कर लें, कठिन लाऊंगा तो होंगे नहीं। तो तीसरी चीज, समझा रहा हूं डिटेल्स, तो समझने का भी प्रयास करिए। तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और एक है लोदी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम था आराम शाह। आराम शाह और इल्तुतमिश के द्वारा एक स्थान पर लड़ाई होती है, दिल्ली के निकट जूंद नामक स्थान पर, जिसमें आराम से आंसर दीजिए फिर बात करेंगे। जून नामक स्थान पर, और इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देता है, नाम ही आराम शाह। इल्तुतमिश चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाता है, और इल्तुतमिश के द्वारा 40 सरदारों का एक दल बनाया जाता है जिसे कहा जाता है तुर्के चहलगाह। इल्तुतमिश ये चाहता था कि उसकी बेटी रजिया आने वाली सुल्तान बने, इसलिए आप पढ़ते हैं रजिया सुल्तान। आगे धीरे धीरे बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज ऐसे व्यक्ति शासक बनते हैं, और एक शासक आता है जिसका नाम है बलबन। बलबन स्वयं को धरती पर ईश्वर की छाया या प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करता है, जिल्ले इलाही। बलबन बहुत बड़े। बलबन जो था ना, बलबन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उसका थोड़ा सा मुंह छोटा था, और यहाँ बड़ा एक ये कहिए कि मुकुट टाइप पहनता था, मतलब मुंह नहीं दिखाना चाह रहा था लोगों को। और बलबन एक कट्टर शासक था, स्वयं को अफराशियाब वंश से जोड़ता था, और अपने दरबार में उसने कहा था किसी प्रकार की कोई हंसी मजाक नहीं होनी चाहिए। 2 बॉडीगार्ड रखता था जिनके हाथों में नंगी तलवारें होती थी। दरबार में अगर किसी ने कुछ भी बोला हंसी मजाक की, तुरंत गर्दन काट दिया। तो बलबन ऐसा कट्टर शासक था। बलबन के द्वारा एक नवीन विभाग की स्थापना की गई थी जिसका नाम था दीवाने अर्ज। और ये दीवाने अर्ज जो है, ये सैन्य विभाग से संबंधित है। तो इसका आंसर, सही जवाब बलबन। विजय सिंह जी, आपने जवाब नहीं दिया, ओके लिखा। सुमन, आपका जवाब सही है। हैदर, बलबन, ओके। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, 2-3 ही जवाब दे रहे हैं, तो जवाब दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था, 1296 से 1316 तक उसका टाइम पीरियड है। फिरोज शाह तुगलक, लास्ट अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें मेरा, तो उसमें हमने कहा था कि इसे सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात जैसे विभाग इसके काल में बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम, अब जवाब दीजिए आप लोग, फिर मैं आपको समझाता हूं एक एक। पहले मैं लखनऊ समझौता समझाता हूं। बात है 1907 की। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस नहीं है यहाँ, रास बिहारी घोष है। 1907 सूरत अधिवेशन में यहां कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है। 1907 से एक साल पहले 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और वकार उल मुश्ताक हुसैन के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान कर दी जाती है, जिसे कांग्रेस अस्वीकार कर देती है। आगे चलकर 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, और यहां कांग्रेस मुसलमानों को दी जाने वाली पृथक निर्वाचन की सुविधा को स्वीकार कर लेती, और यहीं पर जो कांग्रेस का विभाजन था वो समाप्त हो जाता। स्वराज पार्टी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, सीआर दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है, और स्वराज पार्टी
चुनाव में हिस्सा लेती है और स्वराज पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो ये याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है 1923 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोग इकट्ठा होते हैं और यहां पर अंग्रेज गोलियां चला देते हैं और हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। गोली चलाने वाला या गोली चलाने का आदेश देने वाला अधिकारी था डायर। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसे कहा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाल गंगाधर तिलक, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है और गांधी जी इसे तिलक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेते हैं। अब बताइए आंसर। तो सबसे पहले एक आंसर क्या दिया? सुमन जी ने जवाब दिया है बी। हैदर जी ने जवाब दिया है 4 3 1 2। ओके, तो सबसे पहले एक लखनऊ समझौता, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु और फिर स्वराज पार्टी। हाँ जी, सुमन जी आपका जवाब बी। बी कैसे हुआ? बी में 4 पहले आ रहा है, तो लखनऊ समझौता तो 1916 हो गया। अब है बी, बी कैसे होगा? निशा आपका जवाब है सी। और कोई जवाब देना चाहे तो सन भी है। आंसर क्या होगा आप क्रम से खुद ही देख लीजिए। सबसे पहले लखनऊ समझौता हो रहा है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, फिर स्वराज पार्टी। तो सन मैंने आपके सामने लिख दी। चलिए आगे बढ़कर हमारा अगला प्रश्न है, वह क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। बहुत सिंपल था, आरएस में पूछा भी गया है ये सवाल। अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाई और मैंने बताया होर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई जाती है रास बिहारी बोस के द्वारा। एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ ये कि इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज पंचम। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम जो हैं 1911 में भारत की यात्रा करते हैं और 2 घोषणा करते हैं, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, और एक घोषणा करते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन कैंसिल। वायसराय इस समय होर्डिंग सेकंड, और इस होर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई जाती है रास बिहारी बोस के द्वारा और इसमें होर्डिंग सेकंड बच जाता है। इस घटना को कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस, और इस दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत 4 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ए बी बी। अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और एक है बसंत कुमार। सिंपल सा फॉर्मूला है ए बी बी। तो अमीर चंद भी है, बाल मुकुंद भी है, अवध बिहारी भी है। प्रश्न पूछा है कौन शामिल नहीं है, तो सिर्फ भगवती चरण बोरा। भगवती चरण बोरा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इनकी पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ बम। आगे इनके बारे में हम जानेंगे। अगला प्रश्न, मेरा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई? देखिए इसको थोड़ा डीप में समझने का प्रयास करते हैं। बात है 12 मार्च 1930 की। मिस्टर गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं। साबरमती आश्रम से निकलकर लगभग 240 मील लंबी यात्रा तय करते हैं और दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930, याद रखिएगा
6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देते हैं। इस घटना को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इधर इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन होता है। 1930, 1931 और 1932। कांग्रेस पहले में नहीं पार्टिसिपेट करती है क्योंकि कांग्रेस आंदोलन चला रही है जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस को बुलाने के लिए एक समझौता होता है जिसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931। और इस समझौते में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति हैं तेज बहादुर सप्रू। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। गांधी जी जाते हैं SS राजपूताना नामक जहाज के माध्यम से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं लेकिन वहां सांप्रदायिकता की बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। गांधी जी वापस आते हैं। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ है। 1931 और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। तो डेट याद रखिएगा, आंसर है तेज बहादुर सप्रू। अगला और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रश्नोत्तरी का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला कथन, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। क्या यह सही है? देखिए, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का एक नियमित अधिवेशन हुआ। बात है 1920 की। 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित होता है, जबकि कांग्रेस का नियमित अधिवेशन वी राघवाचारी के अध्यक्षता में आयोजित होता है। एक होता है सितंबर में, एक होता है दिसंबर में। और यहाँ ये बात सही है, वी राघवाचारी की अध्यक्षता में जो ये कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ भाषा के आधार पर कांग्रेस समितियों के गठन की बात की जाती है। दूसरा है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल, जून 1948 एक धर समिति का गठन होता है। दिसंबर 1948 वो अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में इस समिति के द्वारा कहा जाता है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दूसरा भी सही है, इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। यह भी प्रश्न पूछा गया। ओनली बी गलत, बी गलत, बी गलत। सही उत्तर चुनिए तो याद रखिएगा। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी को मैं यही विराम देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए SMS का ये YouTube चैनल और याद रखिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।